नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पे। चार्ट देख लेते हैं। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि जैसे ये ऑल टाइम हाई टूट गया, एक अच्छी रैली देखने को मिली, उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आ चुका है, उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी 150 का लेवल स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूट जाता है, स्टॉक इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो स्टॉक में वीकनेस हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अगर गिरावट ज्यादा नहीं भी होगी, क्रैश नहीं भी होगा, तो भी स्टॉक के लिए ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये हमारा दूसरा सिग्नल होगा वीकनेस का। पहला सिग्नल हमें तब मिल गया था जब ये स्विंग लो हमें टूटता हुआ नजर आया, और अब भी इसके नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में पहला सिग्नल तो मिल चुका है कि स्टॉक वीक है। अगर 150 टूटता है तो और ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा क्वेश्चन है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पे। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2250 का लेवल अभी फिलहाल के लिए एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 1750 से सपोर्ट लेकर हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। वन साइडेड रैली देखने को मिली है, बीच में कोई खास गिरावट भी देखने को नहीं मिली है, रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ है। तो हाई चांसेस हैं कि स्टॉक इस जोन से हमें रिटर्न होता हुआ नजर आ सकता है। 2000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक सपोर्ट की तरह भी नजर आ सकता है। अगर स्टॉक को वापस ऊपर जाना है, 2500 3000 वापस अपने बुल रन को कंटिन्यू करना है, तो 2000 के आसपास से रिटर्न होकर वापस ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये 2000 के नीचे आ जाता है तो स्टॉक में बियरिशनेस वापस थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि ये लेवल भी हमें टूटता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट और वर्लपूल में क्या करना चाहिए, क्या एवरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जीआर इंफ्रा के बारे में बात करते हैं। स्टॉक में भयंकर वीकनेस देखने को मिल रही है। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये हमें टूटता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर एक्चुअली एवरेज करने से ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप सेल ऑन राइज करने के बारे में सोचें। जब तक 1550 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है, तब तक खरीदारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और 1550 तो देखिए फर्स्ट लेवल है, 1750 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह हमें देखने को मिलेगा। ये भी पहले एज ए सपोर्ट देखने को मिला था, तो इसके ऊपर भी जाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें कोई मीनिंगफुल तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहां पर सेल ऑन राइज कीजिए। अभी फिलहाल के लिए एवरेज करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वर्लपूल के बारे में बात करें तो वर्लपूल में भी देखिए 733 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आता है। इसके ऊपर जाता है तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नज़र आ सकती है। उसके बाद भी 2000 का लेवल है। तो यहाँ पर मीनिंगफुल तेज़ी के लिए बहुत से मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको ऊपर के साइड पे दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर जब वो केस हुआ था, टैक्सेशन वाला कुछ इशू हुआ था, तब हमने डिस्कस किया था कि यहां पर अभी होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक हमें प्राइस पे कुछ अच्छा नहीं मिल जाता या फिर ये इशू पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म अपसाइड टारगेट क्या हो सकता है इंडिया मार्ट का और जुबिलेंट फूडवर्क्स का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही होगा स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक ने यहाँ पर कंसोलिडेट करने की कोशिश की, ये लेवल भी हमें टूटता हुआ नजर आया, फिर से स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो जब तक ये 4500 का लेवल नहीं तोड़ देता है, तब तक यहाँ पर तेजी के बारे में तो सोचना ही नहीं है। एक बार 4500 का लेवल तोड़ देता है तो और 500-600 पॉइंट का अपसाइड हमारे लिए ओपन हो जाएगा। 5200 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट टर्म का अपसाइड चार्ट पर दिखाई पड़ता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में बात करें तो जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक यहाँ पर बाउंस करता हुआ नजर आया। फिर यहाँ पर वो न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर सीईओ ने रिजाइन कर दिया है, तो स्टॉक में वापस गिरावट हुई। 2500 के लेवल को ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये इस रेंज में है तब तक कोई मीनिंगफुल तेज़ी देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अगर ये 2860 का लेवल टूट जाता है तो स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है, 3200 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पर अगर अभी करंट मार्केट प्राइस पे भी आप खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट के नज़दीक है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। जबकि इंडिया मार्ट में ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है, तो अभी खरीद के मतलब नहीं है। एक बार ऊपर निकल जाए, एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हो जाए, फिर छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलगेट पाल्मोलिव फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। मंथली चार्ट आपके सामने आप देख पाएंगे। फिलहाल ये इसी सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। क्रैश के टाइम पे भी ये ट्रेंड लाइन टूट गई थी, लेकिन सेम कैंडल आपको रिकवर होती हुई नजर आई, और फिलहाल भी देखिए उसी कैंडल उसी ट्रेंड लाइन पे ये फॉलो करता हुआ नजर आता है और बुलिश पावर यहाँ पर लौटती हुई नजर आती है।
तो खरीदारी के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोच सकते हैं। ये जो इतने 4-5 महीनों का लो बना है उसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IH लिमिटेड में फिलहाल क्या करना चाहिए। तो IH होटल में आप देख पाएंगे फिलहाल यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा चार्ट नजर आता है। इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 150 का लेवल पास्ट में कई बार एज ए सपोर्ट देखने को मिला, तो अभी यही लेवल रेजिस्टेंस हो चुका है और यहाँ पर आप देख पाएंगे अब भी 150 का लेवल ही रेजिस्टेंस की तरह नजर आता है और ये एक ट्रेंड लाइन पर फोकस कर रहा है। इसी ट्रेंड लाइन पे ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया, तो कुछ हफ्तों में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। शायद हो सकता है 1-2 हफ्ते कुछ ऐसे निकल जाए, लेकिन उसके बाद तो मोमेंटम आना ही आना है, चाहे वो अप साइड हो या फिर डाउन साइड हो। तो 150 का लेवल टूटता है तो स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक सीधा हमें 200 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और गिरावट के बारे में बात करें तो अगर ये 125-120 का लेवल टूट जाता है तो सबसे पहला टारगेट 100 का लेवल हमारे लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिम्फनी में हमें करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए। चार्ट को एक बार देख लेते हैं। चार्ट पर हमें पता चलेगा पिछले 1-2 साल से 1100 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। सबसे पहले रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ तो तेजी आई, फिर सपोर्ट हो गया, फिर इसके नीचे गया तो फिर से रेजिस्टेंस हो गया और अब भी ये रेजिस्टेंस की तरह ही देखने को मिल रहा है। 1100 के ऊपर ये फिलहाल क्लोज भी हुआ है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें दिखाई नहीं पड़ती है। इंट्राडे लेवल पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पर आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट गुड टाइम टू एंटर इनटू दीपक नाइट्राइट, क्लीन साइंस, गैलेक्सी सर्फेंटेंट्स, रिलैक्सो फुटवेयर, डॉक्टर लाल पैथलैब फॉर लॉन्ग टर्म। आपका कंसर्न ये है कि रशिया यूक्रेन का वॉर अब भी चल रहा है, तो कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन आता है क्रूड में तो इनके केमिकल स्टॉक्स के प्राइसेस में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लॉकडाउन के बारे में भी बातें चल रही है, चाइना में फिर से कोविड केसेस बढ़ गए हैं, तो क्या केमिकल स्टॉक्स पे हमें ये इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और क्या हमें यहाँ पर IT स्टॉक्स, एक्सपोर्ट, गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए और डिसेंट यहाँ पर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए क्योंकि रुपी भी वीक हो सकता है। आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैंने ऐसे यहाँ पर सिलेक्ट भी किया है। ये तो इतने बड़े क्वेश्चंस का तो आंसर देना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन फैंटास्टिक क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पर कहा है कि भाई ये स्टॉक्स क्या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए। तो जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं तो एटलीस्ट 5 साल के बारे में, 10 साल, 15 साल के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो लंबा पीरियड होता है ये वॉर उतना लंबा नहीं चलने वाला है। वॉर अभी जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसके शायद जो रिपरकशंस हैं वो आपको 1-8 साल चलते हुए नजर आ सकते हैं, 2 साल चलेंगे, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अगर इंटैक्ट हैं तो ये सिचुएशन एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसी सिचुएशन में किसी भी सेक्टर पे अगर हालत खराब हो जाती है तो चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, स्टॉक प्राइस नीचे आता ही है, लेकिन जब वो सिचुएशन सुधरेगी तब यही जो अच्छी कंपनीज हैं उनके स्टॉक प्राइस पुराने हाई तक तो क्या और भी ज्यादा ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे टाइम्स पे डरने की बजाय आपको अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। आपने जो पूछा है, नो डाउट आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है। क्रूड का प्राइस अभी जो नीचे आया है वापस ऊपर चला जाएगा। चाइना में जो ये सिचुएशन हो रही है उसके कारण केमिकल स्टॉक्स पे भी असर आ सकता है। आपने जो भी कहा एकदम सही कहा है, उसके कारण इंपैक्ट स्टॉक प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है। 20-30% की भी गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो यहां पर डरने की बजाय आपको खरीदारी करना चाहिए। अब मैं रिलैक्सो फुटवेयर का एग्जांपल लेता हूं, इन सब की वजह से इनके भी बिजनेस पे इंपैक्ट तो आएगा। तो अभी यहां पर रिलैक्सो फुटवेयर के ब्रांड पे अगर आपको भरोसा है कि इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी पर कोई खास कर्जा नहीं है, मार्जिन को भी प्रोटेक्ट करते आए हैं, इनकी रीच काफी अच्छी है, इन्होंने गांव-गांव तक अपनी रीच फैला दी है, तो जब भी सिचुएशन थोड़ी सी भी बेहतर होगी, स्टॉक प्राइस सेंटीमेंट सुधर जाएगा तो स्टॉक प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस विजन से अगर आप इन्वेस्ट कर पाते हैं तो एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी ही रहने वाली है। और कौन से स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, तो ये स्टॉक्स आपने सही पकड़े हैं। IT स्टॉक हो गया, गोल्ड रिलेटेड स्टॉक हो गया। गोल्ड ऊपर जाता है तो ये मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस के लिए अच्छी बात हो जाती है, तो आप निवेश तो यहां पर भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है, चाइना में कोविड का ये केसेस बढ़ गया, अगर लॉकडाउन होता है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, तो ये आपको गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, IT स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, उसकी कोई ज्यादा श्योरिटी नहीं होती है क्योंकि सेंटीमेंट सबसे ऊपर है। क्रूड अगर ऊपर जाएगा तो ओवरऑल इंडिया के लिए ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे टाइम पे रुपी आपको वीक होता हुआ नजर आएगा। लॉजिकली देखा जाए तो वो IT स्टॉक्स के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन सेंटीमेंट की वजह से IT स्टॉक ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। फिलहाल भी हमने देखा मार्केट इतना नीचे आ रहा था, IT स्टॉक्स गिर नहीं रहे थे लेकिन ज्यादा ऊपर भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि सेंटीमेंट ही ऐसा चल रहा था।
तो इसीलिए ऐसे टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हैं किसी और स्टॉक्स को खरीद लेंगे, वहाँ पर लॉजिकल यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन यूज़ करके किसी और स्टॉक में निवेश करेंगे, तो वहाँ पर प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेंटिमेंट, भाव यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि क्या भाव चल रहा है और लोगों में क्या डर बना हुआ है, वो सबसे आगे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बिजनेस प्रोस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ। तो देखिए बिजनेस प्रोस्पेक्ट तो वही है, दोनों ही सेम ही काम करते हैं, दोनों इंश्योरेंस ही बेचते हैं। यहाँ पर फॉर लॉन्ग टर्म हमें कहाँ पर होल्ड करना चाहिए, जनरली आप पीएसयू बिजनेसेस पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से एसबीआई लाइफ ने एचडीएफसी लाइफ को बीट किया है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन बिजनेस। पीएसयू में जो 2 कंपनीज आती हैं, कुछ ऐसी पीएसयू हैं जो कि आप बोल रहे हैं सरकारी कामकाज होता है, लेकिन एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड, इन सब का कामकाज एकदम कॉर्पोरेट होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं ये लोग। देखिए ज़्यादा डिविडेंड भी नहीं देते हैं, जो सरकारी कंपनीज हम कहते हैं जहाँ पर डिविडेंड भी ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं मिलती है, लेकिन ये डिविडेंड पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर ही आपको यहाँ पर चलता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर निवेश तो किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा पीएसयू से ज़्यादा मेरे हिसाब से प्राइवेट कंपनीज पे हमें फोकस करना चाहिए। 1-2 साल में क्लियरली एचडीएफसी लाइफ ने अंडर परफॉर्म किया है, एसबीआई लाइफ ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो प्राइवेट प्लेयर्स मेरे हिसाब से हमें आगे बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोफोर्ज में क्या करना चाहिए और नौकरी में क्या करना चाहिए। आपने इन प्राइसेस पे खरीद के रखा है, कब तक आपको होल्ड करना चाहिए। तो आप पूछ रहे हैं कि भाई कब तक होल्ड करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, इसके नीचे वीक हो जाएगा, वो लेवल्स में आपको सजेस्ट कर देता हूँ। कोफोर्ज में देखिए चार्ट हमें क्लियरली बता रहा है कि 5000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जैसे ही वो टूट गया यहाँ से स्टॉक हमें रिवर्स होता हुआ नजर आया, वीक होता हुआ नजर आया, तो एग्जिट करना था, तो एक्चुअली ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता था। उसके बाद कोई खास बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली नहीं है, तो यहाँ पर अभी ये स्टॉक हमें वीक ही होता हुआ नजर आया है। अगर अभी आप होल्ड कर रहे हैं तो ये लेवल अगर टूट जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4150 का लेवल है, तो आप यहाँ से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक में 4000, 3500 ये सारे लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है नौकरी का स्टॉक। नौकरी के स्टॉक में तो यहाँ पर पहला सिग्नल था कि ये सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आया, उसके बाद कोई खास बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन आपने तो रिसेंटली इसी प्राइस जोन के आसपास खरीदा होगा, जो प्राइस आपने बताया उस हिसाब से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी फिलहाल ही खरीदा होगा या फिर इस प्राइस पे खरीदा होगा। तो यहाँ पर चार्ट पर क्लियरली पता चलता है 4000 से करके 4200 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, कई बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो भयंकर वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो अगर ये स्टॉक 4000 के नीचे चले जाता है तो आप यहाँ से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये 2 लेवल्स आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह उपयोगित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केएनआर कंस्ट्रक्शन में क्या करें। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन में फिलहाल कुछ नहीं करना है, फिलहाल वेट एंड वॉच करना है। नीचे के साइड पे 250 के आसपास जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट हो चुका है, ऊपर के साइड पे 330 के आसपास के रेजिस्टेंस जोन हमें नजर आते हैं। तो जब तक ये इसके बीच में चल रहा है तब तक हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये लेवल अगर नीचे के साइड पे टूट जाता है तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, ऊपर के साइड पे अगर टूट जाता है तो यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आने वाले 1 साल में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए टेक्निकली जब हम बात करते हैं कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो अभी बहुत से सेक्टर में तो रेजिस्टेंस अभी तक नहीं टूटे हैं। निफ्टी में टूट गया, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं, मेजॉरिटी ऐसे सेक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाए हैं। जब भी हम बात करते हैं कि कौन सा नेक्स्ट स्टॉक है जो कि रैली को लीड कर सकता है, तो हमें यह देखना है कि गिरावट के टाइम पे कौन सा वो सेक्टर था जिसने होल्ड किया, जो ज्यादा नहीं गिरा था वही ज्यादा आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल तो ऐसा एक ही सेक्टर दिखाई पड़ता है, वो है मेटल सेक्टर। मैं जानता हूं कि फिलहाल ये रशिया यूक्रेन की वजह से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए तो मेटल स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर ये सब शांत हो जाता है तो मेटल नीचे आ सकते हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन फिलहाल जो दिखाई पड़ता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि मेटल की जगह पर आईटी यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अब तक वो सिग्नल हमें दिखाई नहीं पड़े हैं, इसलिए वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेटल फिलहाल तो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आता है। अगर ये 6300 का लेवल तोड़ देता है तो मेटल आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। एक अच्छी रैली हमें मेटल इंडेक्स में देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सआरओ टाइल्स और आरईसी में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सआरओ के बारे में बात करते हैं। जैसे ही ये लेवल टूट गया, स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आया। ये बहुत छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ से भी कम की मार्केट कैप है, तो एक्चुअली ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। मैं जानता हूं कि भाई जितनी छोटी कंपनी होगी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उतनी ही ज़्यादा होती है, लेकिन हमारा उतना लेवल का एनालिसिस नहीं है कि हम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इतनी छोटी कंपनी में निवेश कर दे। हमारा कॉन्फिडेंस तो टीसीएस रिलायंस में भी कभी कम पड़ जाता है, वो स्टॉक गिर जाता है तो हम उनको गाली देते हैं। तो ऐसे टाइम पे इतनी 500 करोड़ की कंपनी में निवेश करने के लिए कन्विक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए, एनालिसिस का लेवल हाई होना चाहिए, जो कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर कई बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो टेक्निकली फिलहाल वीक नज़र आता है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है आरईसी। आरईसी में आप देख पाएंगे स्टॉक में हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल जो दिखाई पड़ता है वो सपोर्ट बना हुआ था। पहले ये सपोर्ट चल रहा था, जैसे ही ये लेवल टूट गया, ये लेवल ही रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके नीचे ही स्टॉक फिलहाल सस्टेन कर रहा है। जब तक ये 130 के नीचे चल रहा है तब तक ये वीक है। उसके नीचे हमें खरीदारी के बारे में नहीं सोचना है, तब तक ये आपको साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है। शायद इसमें परसेंटेज टर्म्स में कोई 50% 60% की गिरावट देखने को ना मिले, लेकिन स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा अगर ये 130 के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कुछ साइडवेज मूवमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा एलेक्सी के बाइंग लेवल्स और मैक्स हेल्थ केयर में मेरा क्या व्यू है। सबसे पहले टाटा एलेक्सी के बारे में बात करते हैं। टाटा एलेक्सी में हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आते हैं। ये पुराना ऑल टाइम आया था, जैसे ही ये लेवल टूट गया ये सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए टूट गया था, लेकिन वापस हमें तेजी देखने को मिली। तो ये लेवल अप्रॉक्सीमेटली 6800 का लेवल है, और अभी का जो ऑल टाइम आया है वो 8000 का लेवल है। तो जब तक इस रेंज के बीच में ये ट्रेड कर रहा है तब तक हमें कुछ नहीं करना है। ये लेवल अगर तोड़ देता है तो यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आप लॉन्ग हो सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। बाइंग लेवल फिलहाल मेरे हिसाब से नीचे के साइड पे बाय ऑन डिप्स करने के बारे में सोचे तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मुझे स्टॉक तो बहुत पसंद है, कंपनी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं वो भी बिना स्टॉप लॉस के साथ, तभी एक तो होता है फंडामेंटल्स की भाई कंपनी कैसी है, कंपनी का काम कैसा है, वो अच्छा है तो अभी कंपनी को कौन से भाव पे खरीद रहे हैं। तो अगर वैल्यूएशन हमारे साथ नहीं रहेंगे और अच्छी भी कंपनी होगी तो भी आपके रिटर्न्स एवरेज हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर टाटा एलेक्सी का वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा महंगा चल रहा है। टेक्निकली जब तक स्ट्रांग है टेक्निकली प्ले कीजिए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लीजिए। उसके अलावा फिलहाल यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के बारे में फिलहाल के लिए तो नहीं सोचना चाहिए। मैक्स हेल्थ केयर के बारे में बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 320 330 के आसपास का जो जोन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन रहा है स्टॉक के लिए। पहले भी यहाँ पर सपोर्ट की तरह ये देखने को मिला है, सपोर्ट ले लेता है अच्छी बात है, वरना ये नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। और एक्चुअली पहले ऊपर के जोन में 350 पर ही इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, नीचे तो आ गया है, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 320 से भी रिटर्न हो सकता है। हो जाता है तो वापस तेज़ी आ सकती है, स्टॉक हमें 400 और 450 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टॉक में वीकनेस आ सकती है और स्टॉक हमें 20-25% भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश पाइप पर और हैवेल्स पर मेरा क्या व्यू है। तो प्रकाश पाइप्स के बारे में बात करें तो अपने रेजिस्टेंस जोन पर ही चल रहा है। 170 से करके 190 का इसका रेजिस्टेंस जोन रहा है। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, अभी फिलहाल इस लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक नहीं खरीदना है, या फिर अगर आपको ये 130 के आसपास मिलता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। हैवेल्स के बारे में चर्चा करें तो हैवेल्स भी फिलहाल एक्चुअली हवा में नजर आता है। 1250 के आसपास का जो सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस हो चुका है। जब तक 1250 का लेवल नहीं टूटता है स्टॉक में कोई मीनिंगफुल तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर अगर अभी तो एक्चुअली एकदम मिडिल पॉइंट पे चल रहा है, या तो हम क्या कर सकते हैं 1250 पे जाता है वेट कर सकते हैं, ब्रेकआउट आएगा तो खरीद सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये नीचे आता है 1000 के आसपास आता है सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तब हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल तो स्टॉक हमें मिडिल पॉइंट पे नजर आता है, फिलहाल यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राज इंडस्ट्री में फिलहाल क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, पॉलीप्लेक्स में क्या गिरावट हो सकती है, क्या ये 1800 के नीचे जा सकता है। दोनों क्वेश्चन देखते हैं। प्राज इंडस्ट्री में हमें क्लियरली पता चलता है कि ये भी 400 से करके 450 का इसका रेजिस्टेंस है। 400 तो रेजिस्टेंस बना हुआ था, क्लियरली पता चलता है। फिर ब्रेकआउट हुआ लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, 10-15% ऊपर गया फिर से नीचे आ गया। अभी 400 का लेवल ही इसके लिए रेजिस्टेंस हो चुका है। तो अगर ये 400 के ऊपर जाता भी है तो 450 तुरंत एक रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो इसके ऊपर जाता है
450 के ऊपर जाता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं, और नीचे के साइड पे 300 के आसपास आता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से ये टाइम नहीं है। एक छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, 6-7 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है, 84 का पी रेशियो चल रहा है, तो वैल्यूएशन बिल्कुल भी हमारे साइड पे नहीं है। और ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज होती है, वो वैसे ही वॉलेटाइल होते हैं, और उसमें भी अगर महंगे वैल्यूएशन पे खरीदेंगे और बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हुआ सेक्टर के लिए तो एकदम से आपको पहले तो ये ओवर वैल्यूएशन स्टॉक को मार सकता है। पॉलीप्लेक्स के बारे में बात करें तो आपने पूछा था कि क्या ये 1800 के नीचे आ सकता है, तो पूरा सब कुछ निर्भर करता है कि ये 1930 के लेवल को कैसे रिएक्ट करता है। अब देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल की तरह ये स्टॉक हमें देखने को मिला है। तो अगर ये 1950 को 1930 को ले लेता है तो ये वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है तो स्टॉक में वापस हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, और 1750-1800 तक ये स्टॉक हमें आता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर मेरा क्या व्यू है मंथली एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म इन ब्लू चिप स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, टाइटन, एचयूएल, एलएनटी, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स। तो ऑफकोर्स ये सब ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। जनरली मुझे स्टॉक्स में एसआईपी इतनी पसंद नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या है, कई बार बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक चले जाते हैं तो वहाँ पर खरीदारी का कोई सेंस नहीं बनता है। तो म्यूचुअल फंड या फिर कोई पोर्टफोलियो होता है तो वहाँ पर खरीद सकते हैं। तो ये भी एक्चुअली एक पोर्टफोलियो हो गया, मिनी पोर्टफोलियो कह सकते हैं। ज़्यादा स्टॉक्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने तो भी रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। सब अच्छी कंपनीज है, और ये जो सारी कंपनीज है ये लार्ज कैप है, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा, उसके चांसेस भी कम होते हैं। एक्सट्रीम ओवर वैल्यूएशन जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप में ही होता है, लार्ज कैप में पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये सारी कंपनीज का मार्केट कैप 5 लाख 6 लाख करोड़ का होता है, तो उसे उठाना मुश्किल हो जाता है। इसे डबल करने में भी से यहाँ पर सारे ऑपरेटर्स थक जाते हैं, तो जनरली ओवर वैल्यूएशन के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हैं। और 10 ईयर्स के लिए CAGR स्टॉक बताया, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये पूछ रहे हैं कि 10 ईयर्स में हमें एक अच्छे 10-15% के CAGR से ग्रो करें ऐसे स्टॉक्स। ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज को क्या हुआ है, क्या हमें 5000 का रेट मिल सकता है या फिर स्टॉप लॉस लेकर यहां पर बाय बाय कह देना चाहिए। तो स्टॉक की हालत अभी खराब तो चल रही है, थोड़ा वीक है, लेकिन इतनी खराब नहीं हुई कि इतने ज़्यादा बियरिश हो जाए हम लोग। यहां पर आप देख पाएंगे 4700 का लेवल रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, यही लेवल एज अ सपोर्ट देखने को मिला। जैसे ये लेवल टूट गया, हमें रीटेस्ट करके ये वापस नीचे आता हुआ ही नजर आया है। तो 4700 का लेवल रेजिस्टेंस है, तो ये पहला लेवल है जहां पर आप सेल ऑन राइज करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके ऊपर जाता है तो ही हमें यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है, तो ही 5000 का लेवल आ सकता है। अगर 4750 के आसपास के ऊपर के लेवल के सस्टेन कर जाता है तो अच्छी बात है, स्टॉक 5000 क्या 5500 भी जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टॉक वापस नीचे जा सकता है। तो आप एक स्ट्रैटेजी ये फॉलो कर सकते हैं कि ये 4000 के लेवल पे नोट रखिए और 4700 पे नोट कीजिए। 4700 के नीचे जाता ऊपर जाता है, आपके लिए इससे अच्छी सिचुएशन नहीं होगी, स्टॉक में तेजी आ सकती है। लेकिन अगर ये 4000 के नीचे चला जाता है तो आपको यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। एक और बात, अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है जिससे आपको यहाँ पर डर लग रहा है कि स्टॉक नीचे चले जाएगा, आपको हैवी लॉस हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक जब भी आपको 4700 के आसपास मिले, जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो आप निकाल सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, नीचे जाएगा 4000 का स्टॉप लॉस लेना भी पड़ेगा, तो भी आपने कम क्वांटिटी पे 4000 वाला लॉस लिया है, कुछ क्वांटिटी आपने 4700 पे निकाल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव FMCG स्टॉक लाइक नेस्ले व्हेन योर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 25 to 30 ईयर्स। तो क्या FMCG स्टॉक में निवेश करना ज़रूरी है जब हम 25 से 30 साल के लिए निवेश करते हैं? क्या हम IT कंपनीज में ही निवेश करके अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते? बीच में ऑफकोर्स हिकअप्स आएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन जब हम लंबे टाइम के लिए निवेश करते हैं तो एक कुशन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम हमारे साइड पे है। 5 साल के लिए है तो ऑफकोर्स रिस्क ही ज़्यादा होता है। कुछ गलत हो गया इंडस्ट्री के साथ तो एक साइकिल पूरी होने में 4-5 साल लग जाते हैं, लेकिन 30 साल है तो हमारे पास टाइम हो जाता है। ये भले ही हमें एक वन साइडेड बैलेंस पोर्टफोलियो नज़र नहीं आता है, लेकिन एक अल्फा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है ज़्यादा रिस्क लिए बिना, जो कि FMCG में प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 2008 के लेवल से 2008 का जो क्रैश हुआ था, उसका जो लो बना था, वहाँ से FMCG ने
2020 तक, 2020 का जो हाई बना था मार्च के क्रैश के जस्ट पहले, उसने कुछ 500% के आसपास के रिटर्न्स बनाए और आईटी सेक्टर ने उतने पीरियड में 700% के रिटर्न्स बनाए हैं। और अगर हम 2008 के लो से, जो लो बना था और वहां से अभी जो रीसेंट हाई बना है एफएमसीजी में, उसके रिटर्न्स कुछ 900% के आसपास है और आईटी सेक्टर के हमें 1800% पे नज़र आते हैं। तो मेन डिफरेंस जो हमें ये नज़र आता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर एफएमसीजी को जो अवॉइड कर रहे हैं, आईटी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, मेन डिफरेंस ये कोविड की वजह से देखने को मिला है। उसके पहले ऑफ कोर्स डिफरेंस तो था, 500 और 700 में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। एफएमसीजी ने पिछले 3-4 साल से कुछ परफॉर्म नहीं किया, उसका मतलब ये नहीं है कि ये खराब सेक्टर हो जाता है। क्लियरली यहाँ पर अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको छोटी कंपनीज में जाना पड़ेगा। आईटी सेक्टर में भी हमें जो ग्रोथ नजर आती है वो मिड कैप आईटी में ज्यादा देखने को मिली है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप्स। अगर आप सेम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम ग्रोथ हमें टीसीएस इन्फोसिस से मिलेगी तो उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेगा कैप बन चुकी है। या उनके मार्केट कैप देखिए 7-8 करोड़ 10 लाख करोड़, ऐसे टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सेम ग्रोथ एक्सपेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर दूसरा एक्चुअली आपके फेवर में भी एक पॉइंट है, एफएमसीजी का वैल्यूएशन आपने देखा ही होगा, वहां पर अगर 40 का पी रेशियो आता है तो वो तो सस्ता माना जाता है, क्योंकि ये सब 60-70 के पी रेशियो पर ट्रेड करने वाली कंपनीज है और नेस्ले तो 60-70 से भी ज्यादा के पी रेशियो पर ट्रेड करती है। जबकि आईटी सेक्टर में 40 का पी रेशियो महंगा माना जाता है। तो यहां पर 25-30 सालों में आपको पीई एक्सपांशन होता हुआ नजर आ सकता है। पीई एक्सपांशन का मतलब क्या है कि यहां पर मार्केट नॉर्मलाइज कर देगी। अभी आईटी सेक्टर के लिए 40 महंगा माना जाता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आ सकता है कि 40 तो सस्ता माना जाएगा और 100 महंगा माना जाएगा। इस प्रकार की सिचुएशन भी हमें लंबे समय में देखने को मिल सकती है। तो ये आईटी सेक्टर के फेवर में, जबकि एफएमसीजी में ये ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। आपने जो सोचा है अच्छी बात है, लेकिन मेरे ये फंडामेंटल्स के साथ मैच नहीं हो रहा है। मेरे लिए थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जरूरी हो जाता है और एफएमसीजी सेक्टर मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, क्योंकि वहां पर उसे समझना एक तो इजीली हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो फंडामेंटल्स है उसे मैं कनेक्ट कर पाता हूं। उसे बिजनेस को समझना इजी है, कौन से बिजनेस में क्या चल रहा है एनालाइज करना इजी हो जाता है। उसके साइकिल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैसी साइकिल्स हमें मिल सकती है और एक सेफ्टी भी हमें मिल जाती है। एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, कुछ भी सिचुएशन हो उसके प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करने ही करने वाले हैं। जबकि आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिसरप्टिव इन नेचर है, कुछ नया आ सकता है और एकदम आपको हालत ख़राब होती हुई भी नज़र आ सकती है। एग्जिस्टिंग कंपनी पीछे रह सकती है, नई कंपनीज आगे बढ़ सकती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे तो पसंद है कि भाई थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो मैं एफएमसीजी में करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, 20-25% नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर 8 से 10% का इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूँ। लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, आपको इस क्वेश्चन पे आपका क्या जवाब है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।